So, hello and good morning, all of you. Good morning, Utkarsh. How is your studies going on? On track, perfect. Hello, Mushahid. Hello, Komal. Morning, Arjun. Hello. Hello, Lofty Himalayas. रजत, बहुत सारी शुभकामनाएं. हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, अभिजीत. मॉर्निंग, दीक्षाम. हेलो, मुकेश. ओके, ओके. टेल मी. कुछ if you want you can WhatsApp me also, Utkarsh, or if you want to ask something here please ask me. I will answer. प्रिंस, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है. कैसे हैं? हाउ आर यू? ओके. हेलो प्रणाक्षी. मॉर्निंग. चलिए, सो एक बार थम्स अप क्लिक कर दीजिए. लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइव. ओके, ठीक है. फाइन. तो आज हम इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं, जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और इस चैप्टर की खास बात यह है कि एग्जाम से पहले अक्सर पीपल टेंड टू फॉरगेट दिस. अक्सर एग्जाम से पहले पीपल टेंड टू फॉरगेट दिस, ऑल्दो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज अ चैप्टर, बट यस इट इज एट टाइम्स कंफ्यूजिंग. थैंक यू, उत्कर्ष. So next time we'll both get a haircut together. Don't worry. अर्जुन, आई थिंक अगर नमस्ते. नमस्ते ऋषभ, कैसे हो? आपको आपका लक्ष्य सेलेक्ट होने के बाद आप कहाँ पे होगे, अगर ये आपको हर समय जहन में नहीं रहता तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है वैसे. ठीक है, आप फोन से दूर रह जाइए. सारे डिस्ट्रैक्शंस, मोह माया का जो सोर्स है वो फोन है. बहुत अच्छे ऋषभ, बहुत अच्छे. हेलो सिद्धार्थ. ओके. सो जो मैंने उस दिन कहा था 50-30-20 स्ट्रेटजी, कि आप सबसे पहले स्टैटिक जरूर खत्म कर लीजिए. अगर स्टैटिक कंप्लीट है तो 50 क्वेश्चन आप पक्के से अटेम्प्ट कर लोगे. 100%, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए. 100%. अब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना बचे जो आपने कंप्लीटली आइसोलेटेड है, आपका पढ़ा नहीं है. करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा जरूर देख लीजिए ताकि आप उससे रिलेट करके स्टैटिक पढ़ सके. नमस्ते उज्ज्वला. और टेस्ट अगर लगा पाएंगे तो डेफिनेटली एक फायदा होगा. अदरवाइज थोड़ा सा फिर आपको स्किल्स पे मॉडर्न पढ़ाना है यार ऋषभ, बट बिल्कुल टाइम की पॉसिटी के कारण नहीं हो पा रहा है. बट आई विल टीच, डोंट वरी. तुम पढ़ लोगे मुझसे मॉडर्न, ये पक्का. ठीक है, ओके. सो चलिए, लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर एंड लेट अस फिनिश दिस चैप्टर इन इंस्टेड. और उसके बाद बाकी आप जो पूछेंगे, प्लीज टेक अप मॉडर्न हिस्ट्री. आई विल टेक अप. थोड़ा सा लेट हूं मैं जरूर, बट फॉर एनीबॉडी हु इज अपीयरिंग फॉर 2021, डेफिनेटली मैं क्लास ले लूंगा. और डेफिनेटली मैं क्लास ले लूंगा, तो होपफुली जल्दी शुरू करूंगा. ठीक है. हेलो अर्पण, जय हिंद. मैं बहुत अच्छा हूँ. हेलो सीमा. तो सम ऑफ द ओल्ड फेमिलियर फेसेस. ठीक, चले स्टार्ट कर लिया जाए. इमरजेंसी प्रोविजंस रिवाइज कर लिया जाए. थम्स अप क्लिक कर दें सभी लोग एक बार. ओके, मुकेश इज हियर. ठीक है. तो सबसे पहली सीधी सीधी ये बात है कि इमरजेंसी प्रोविजंस का पार्ट क्या है? पार्ट 18. पार्ट 18 में आर्टिकल नंबर 352 से लेके 352 से लेके 360 जो है वो डील करता है किससे? इमरजेंसी प्रोविजन से. ठीक है. पार्ट 18 में 352 से 360 जो है वो डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से. ठीक है. अब इसकी खास बात यह है कि भाई ये प्रोविजंस क्यों लाए गए? व्हाट इज द रैशनैलिटी बिहाइंड?
क्या रैशनैलिटी है इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे भारत के संविधान में इनकॉर्पोरेट करने की? तो सीधी सीधी बात है, दुनिया में कहीं भी इमरजेंसी प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करने की जो बेसिक लॉजिक होती है वो सेम होती है। क्या? अनफोर्सीन सिचुएशन, अनफोर्सीन सिचुएशन, कोई ऐसी विपदा आपदा जो कि खतरा प्रोड्यूस करे, उससे निपटने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं। तो अल्टीमेटली यहां भारत के लिए एज अ कंट्री अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोवाइड किया गया है, एज अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोवाइड किया गया है, तो इसका मतलब क्या है? नो प्रॉब्लम ऋषभ, आंसर तो लिख लेते हैं सही, बट टाइम बहुत लग जाता है स्ट्रक्चर करने में एंड मैप बनाने में, दिक्कत होती है। मैप तो देखो, मैप तो जितना ज्यादा देखोगे याद रहेगा उतना जल्दी तैयार होगा, ठीक है, नंबर वन। दूसरा, स्ट्रक्चर करने में बिल्कुल ये नहीं सोचना कि इनसाइट्स और सिक्योर का या आईएएस बाबा का या किसी भी विजन आईएएस का या किसी भी अनअकैडमी का मेंस का जो सैंपल आंसर है आप वैसा नहीं लिख पाओगे तुरंत, ठीक है। तो ऋषभ, यू हैव स्टार्टेड नॉट जस्ट फार अवे, हार्डली 5-6 महीने हुए हैं, तो इट टेक्स टाइम एंड दैट इज नेचुरल। इट विल टेक 6 to 8 months, जब तक ऋषभ, जब तक स्टैटिक पोर्शन थॉरोली तैयार नहीं होगा आंसर लिखने में। हेलो खुशबू, नमस्ते। आंसर लिखने में दिक्कत उसको आती है जिसका कंटेंट थोड़ा सा कम तैयार है, ठीक है। तो अगर रिवीजन वीक है तो हाँ, तो धीरे धीरे आ जाएगा, सबको दिक्कत आती है, दैट इज नेचुरल। हेलो सौरभ, हाय, ठीक है, ओके। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेसिकली देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी अगर खतरे में हो, देश का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप खतरे में हो, देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम खतरे में हो, का खतरा हो। हेलो चिताक्षी, आई एम गुड, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो? तो क्या होगा? इमरजेंसी पावर से प्रेसिडेंट डील करेंगे। अब आपको पता है कि शुरुआत की क्लासेस में और हमेशा से आप लोग इतना पढ़ चुके हो, एक बेसिक बात आप जानते हो। हेलो लक्ष्मी, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हेलो शालिनी, एक बेसिक बात आप ये जानते हो कि जब भी हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, वेन एवर वी एड्रेस प्रेसिडेंट, इट इज नॉट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब पर्दे के पीछे, इट इज द रियल एग्जीक्यूटिव विच इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो लिखने में हर जगह, हाय अमित, वेलकम, वी आर स्टडिंग इमरजेंसी प्रोविजंस, ओके। हेलो प्रतीक्षा, मॉर्निंग। जब भी हम प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य, उसका इंप्लीकेशन, उसका जो रियल मीनिंग है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होता है, ठीक है। आज सभी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए। तो हमने क्या ओवरऑल डिस्कस किया? हमने ओवरऑल डिस्कस ये किया कि पार्ट 18 में, हमने डिस्कस ये किया कि पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। रैशनैलिटी क्या है? रैशनैलिटी ये है कि देश का प्रथम नागरिक, देश का नॉमिनल हेड, लेकिन राष्ट्रपति एक्चुअली देखें तो रियल हेड यानी कि प्रधानमंत्री, किसी भी ऐसे खतरे से निपट सके जो कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी पे खतरा हो, देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी पे खतरा हो। आई बात समझ में? अब इसकी जो इतनी चर्चा है और इतना इतना जो अलग सा इसको स्थान मिलता है या इंपॉर्टेंस मिलती है इमरजेंसी प्रोविजंस को, वो इस कारण से है कि आप सभी को पता है गुड मॉर्निंग उड़ी बाबा, वेरी गुड मॉर्निंग। उसका कारण ये है, उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर, हम लोग फेडरल पॉलिटी है, ये आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हमारा पॉलिटिकल सिस्टम फेडरल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बावजूद इमरजेंसी प्रोविजंस में भारत का ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल से यूनिटरी बन जाता है, फेडरल से यूनिटरी बन जाता है, वो भी बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक बेसिक स्ट्रक्चर की चीज, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर की संज्ञा या टैग मिला हुआ है, दैट इज फेडरल सिस्टम, बिना संवैधानिक संशोधन के यूनिटरी बन जाता है। ऑब्वियसली इस पे डिस्कशन होगा, इसको एक एक अलग वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आई क्यों इसको अलग वैल्यू दी जाती है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है फेडरलिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है फेडरलिज्म, फिर भी बिना संवैधानिक संशोधन के
पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट चूंकि ये इमरजेंसी प्रोविजन है, देश की इंटीग्रिटी सॉवरेंटी से बढ़कर कुछ नहीं है, तो किया जाता है, ठीक है। अब आपको इसमें पता है कि बेसिकली इमरजेंसी तीन तरह की होती है। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी को जब भी हम जेनरिक शब्द इमरजेंसी इस्तेमाल करते हैं, जब भी नॉर्मल इमरजेंसी बोलते हैं, जब भी नॉर्मल इमरजेंसी बोलते हैं, तो हमारा तात्पर्य हमेशा नेशनल इमरजेंसी जो कि 352 में लगती है उससे होता है। सिर्फ इमरजेंसी बोला तो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी को जनरली क्या बोला जाता है? स्टेट इमरजेंसी को जनरली प्रेसिडेंट्स रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से संबोधित किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही, 3 बार नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, ठीक है। आप याद रख सके तो अच्छा है। स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में चांसेस कम है, बट इतना छोटा सा फैक्ट है कि याद रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की सरकार अगर संवैधानिक सिद्धांतों पे ना चल पाए, तब राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ठीक है। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की फाइनेंशियल स्फीयर में, फाइनेंशियल एरिना में क्रेडिट साख खतरे में हो, ठीक है, डिफॉल्ट करने की सिचुएशन आ रही हो, तब क्या करेंगे? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, ठीक है, जो कि आज तक नहीं लगी है, अभी तक कभी भी नहीं लगी है, ठीक है। अभी लगता है नहीं नहीं इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, इमरजेंसी फाइनेंस, अभी क्या है ना, ये सोशल मीडिया के जमाने में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी मुकेश, तो हाहाकार मच जाएगा, नेशनल इमरजेंसी तुरंत लगानी पड़ेगी, ठीक है। मॉर्निंग साक्षी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज आज तो मतलब इतना गड़बड़ है कि सीए एनआरसी पे इतना बवाल हो गया देश में, तो आप समझ रहे हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी तो लोग पता नहीं क्या करेंगे। और पॉलिटिक्स में इथिक्स तो रह नहीं गई है, मतलब जो अपोजिशन में है उसके पास जैसे मानो लाइसेंस है देश के टैक्स पेयर्स मनी को बर्बाद करने का, जलाने का, ठीक है। और बेरोजगारी इतनी है कि फ्री फंड लोग भी हैं सड़क पे आके मूर्खता करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी, भले अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, करेंसी काउ पॉलिटिक्स, एग्जैक्टली, करेंसी छाप के इन्फ्लेशन बढ़ा लेंगे लेकिन किसी तरह संभालेंगे, ठीक है। साक्षी जस्ट हमने इमरजेंसी प्रोविजंस स्टार्ट किया है, ओके। तो आपको क्या बात समझ में आ गई? पार्ट 18 352 से 360 इमरजेंसी, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, सुन लीजिए फटाफट साक्षी। पार्ट 18 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। रैशनैलिटी है, क्यों दिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन? जब भी देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश पे या पॉलिटिकल सेटअप पे कोई खतरा हो, उसको संभालने के लिए राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है। 3 तरह की इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। जब भी सिर्फ इमरजेंसी शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसका तात्पर्य हमारा नेशनल इमरजेंसी से होता है, अदरवाइज स्टेट इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट रूल इस्तेमाल होता है शब्द, ठीक है। अब आ जाते हैं नेशनल इमरजेंसी पे। आप लोगों के पास अगर अपनी लक्ष्मीकांत सर वाली पॉलिटी की बुक हो तो आप मेरे साथ, मैं आपको 30 सेकंड साथ में देता चलूंगा, 30 सेकंड साथ में देता चलूंगा। आप देख के किसी भी लाइन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी मॉडर्न हिस्ट्री मेरा मेरा मेरी जिंदगी बड़ी प्रॉब्लम में आ गई है, मॉडर्न हिस्ट्री मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, क्या पूछा ऋषभ ने? यार ऋषभ, तुम्हारा नाम कम अच्छा था जो मिस्टर डीएम रख लिया तुमने। बी आर अम्बेडकर सेड प्रेसिडेंट रूल विल बी ओनली अ डेड लेटर बट इंडियंस यूज्ड इट फॉर, तो अरे तो हम फिर तो आरक्षण का भी प्रावधान 10 साल के लिए था, चल रहा है ना। दिलीप, मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, खुशबू ने क्या पूछा? फाइनेंशियल इमरजेंसी मेनली क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी में मेनली ये होता है खुशबू कि देश, भाई देश डिफॉल्ट करने वाला हो। जैसे आप देखो, यस बैंक डिफॉल्ट हुआ, खुशबू देखा आपने यस बैंक की समस्या देखी। अब इसी तरह देश का मान लो, यस बैंक तो बहुत छोटा सा हिस्सा था, आप में और हम में शायद ही किसी का यस बैंक में अकाउंट रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर एसबीआई डिफॉल्ट कर जाए, तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था डूबने लगेगी। वो सिचुएशन फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगी। आप एक चीज और जानती हैं, जैसे ज्यादातर भारत में जो सरकार का खर्चा है, जो रेवेन्यू है उसका सबसे बड़ा सोर्स लोन होते हैं। नो प्रॉब्लम सुजीत। भारत में जो
बजट बनाया जाता है, बजट के दो हिस्से होते हैं, सबको पता है। बजट के दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, सभी को पता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरली, हेलो विकास, बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरली हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, लोन, मार्केट से जो उठाया हुआ रहता है, चाहे वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो, चाहे वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो, चाहे वो डोमेस्टिक बोरोइंग हो, ठीक है। मॉर्निंग श्रुति, हेलो। यानी सबसे बड़ा जो 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 पैसा आता है वो लोन में जाता है, और सबसे बड़ा खर्चा भी जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, पता है आपको खुशबू? ये सबसे बड़ा खर्चा भी भारत की सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट होता है सबसे ज्यादा। लेकिन ये साइकिल हम क्यों अफोर्ड कर रहे होते हैं, क्यों चला रहे होते हैं? क्योंकि हमें एज अ डेवलपिंग कंट्री भरोसा होता है कि ये हम कमा के वापस दे देंगे। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक होती है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक होती है। जैसे आप बिजनेस में लोन लेते हो, कोई आदमी बिजनेस सेटअप करता है और लोन लेता है तो क्या सोच के लेता है? ये सोच के थोड़ी लेता है, मतलब आजकल कॉर्पोरेट को छोड़ दो, वो तो ये सोच के लेते हैं कि किसी तरह डिफॉल्ट करो, भारत से बाहर निकलो और 5,000 करोड़ की कमाई हो गई, एक साल जेल में भी रहना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, ये माइंडसेट हो गया है डिफॉल्ट करने का। पर छोटे बिजनेसमैन जो 10, 20, 50 लाख का लोन लेते हैं मुद्रा योजना जैसी योजना में, वो क्या सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा ब्याज देना पड़ेगा लेकिन कमा के भर देंगे। आई बात समझ में? तो खुशबू समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलिए। सर 1970 वाली, गुड मॉर्निंग नवजू, हेलो किंजल। इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं, ये तो हर्ष एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये अपने काम का नहीं है ना, इस पे आएगा ना, इस पे मैं बोलूंगा विवादित चीज पे, और ना ही आपको जानने की जरूरत है। सिलेक्शन के बाद इन मुद्दों पे जब आप अपने आईएएस में रिटायरमेंट पे आने लगे तब कोई पूछे तब इस पे ओपिनियन देना है ना, ये सवाल पूछेंगे ना अपने को जानना है, ठीक है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, ये विवादित एम्बिग्यूअस चीज है, इस पे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। ये सेलेक्ट होने के बाद राज्यसभा टीवी बैठना, सीनियर हो जाओगे तब लोग पूछेंगे, तब बढ़िया बताना, तब अपन डिस्कस करेंगे, अभी मतलब नहीं है। चलो और नेशनल इमरजेंसी पढ़ लेते हैं, नेशनल इमरजेंसी पढ़ लेते हैं, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। Yes, yes, Lakshmi, I will take one course on this. I am under huge stress and pressure. I will very soon do this. नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी की पहली बात कि नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? आई थिंक सबको पता है, बता दीजिए फटाफट। व्हाट आर द 3 ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी? मोस्ट वेलकम लक्ष्मी, मोस्ट वेलकम। एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, बिल्कुल सही, और वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन, आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। खास बात क्या है इसमें? खास बात यह है कि ये तीसरा वाला जो आया है आर्म्ड रेबिलियन, ये तीसरा वाला जो आर्म्ड रेबिलियन चीज आई है, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। आर्म्ड रेबिलियन ओरिजिनल संविधान में नहीं था। पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इनफैक्ट जो इंदिरा गांधी जी ने 75 में इमरजेंसी लगाई थी, उसका जो ग्राउंड दिया गया था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस दिया गया था, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो आज भी हेलो मोहम्मद, आज भी आज भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई गई थी। तो 44th अमेंडमेंट में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारे सेफगार्ड्स लाए गए थे ताकि दोबारा कभी भी आजाद भारत, रिपब्लिक भारत के इतिहास में, हेलो मॉर्निंग दीपक, कभी भी इमरजेंसी के प्रोविजंस का मिसयूज ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड पावर्स आ जाती है। तो आर्म्ड रेबिलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके, अमेंड करके 44th अमेंडमेंट के बाद से आर्म्ड रेबिलियन कर दिया गया, ठीक है। गुड मॉर्निंग मोहम्मद इमरान, ठीक है। आ गई बात समझ में? 3 है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबिलियन। पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था जिसे चेंज करके 44वें संविधान संशोधन में आर्म्ड रेबिलियन कर दिया गया। अब इसमें खास बात यह है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, अच्छा पहली चीज, चाहे इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो और चाहे विड्रॉल हो, यानी इमरजेंसी शुरू हो रही है और खत्म हो रही है, दोनों की दोनों अनाउंसमेंट, घोषणा करने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति। दोनों का दोनों डिक्लेरेशन करने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति।
क्या वो इंडिपेंडेंटली ये काम करता है? क्या वो इंडिपेंडेंटली ये काम करता है? बिल्कुल भी नहीं। अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। इनफैक्ट पहले यही मिसयूज, सबसे बड़ा मिसयूज हुआ था कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के या किसी के रिटन रिकमेंडेशन के इमरजेंसी लगा दी गई थी। ठीक है, बिना रिटन रिकमेंडेशन के इमरजेंसी लगा दी गई थी। आई बात समझ में? 44वें संविधान संशोधन के बाद पहली बार कैबिनेट शब्द इस्तेमाल हुआ, पहली बार कैबिनेट शब्द इस्तेमाल हुआ, और कैबिनेट वर्ड इससे पहले पूरे संविधान में कभी भी नहीं था। कैबिनेट वर्ड इससे पहले संविधान में कभी भी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है श्रुति, इसको किचन कैबिनेट नहीं कहा गया। वो किचन कैबिनेट इज सेपरेट थिंग। इंडिया में ऐसा किचन कैबिनेट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। किचन कैबिनेट जैसा कंसेप्ट प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें होता है, जिसमें प्रेसिडेंट जिसको चाहता है, स्पॉइल सिस्टम के चलते जिसको चाहता है उसको अपना मंत्रिमंडल में जगह देता है, दैट इज किचन कैबिनेट। तो ट्रंप के कैबिनेट में अगर इवांका ट्रंप और उनके हस्बैंड रहेंगे तो दैट इज अ किचन कैबिनेट। ठीक है, भारत में इलेक्टेड वन ही कैबिनेट में हो सकता है। ओके, हेलो अमित। ओके, ठीक है। तो कैबिनेट जो शब्द है ये पहली बार इस्तेमाल किया गया, कैबिनेट शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया संविधान में। और क्या कहा, प्रोविजन किया गया कि अब इमरजेंसी राष्ट्रपति तभी डिक्लेयर करेंगे या प्रोक्लेम करेंगे जब कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन हो, नंबर 1। तो ये भी अपने आप में एक नया सेफगार्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट वर्ड इससे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। कैबिनेट वर्ड, हेलो पीयूष, इससे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। ठीक है, बिल्कुल मोरारजी देसाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की जो सिचुएशन है, कोई खराब सिचुएशन जो भी हो, चाहे वॉर हो चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन हो, वो शुरू हो जाए तब, या इमिनेंट डेंजर हो। इमिनेंट डेंजर मतलब समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन, समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन। अगर इमिनेंट डेंजर हो तब भी लगा सकता है। खतरे का अभाव लगे, मतलब लगे, अभाव नहीं, बेसिकली आभास होता है नवजू अभाव नहीं, आभास। खतरे का आभास हो तो भी लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 40 मोर मिनट्स। ठीक है, ओके। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक पहली बात तो मैं 2 चीजें समझाना चाह रहा हूं। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? जरा थम्स अप क्लिक कर दें सभी लोग फटाफट। प्रेसिडेंट खतरे का आभास हो, मतलब फील हो कि खतरा है, तो भी लगा सकता है खतरा शुरू होने से पहले। यानी नेशनल इमरजेंसी एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी इस्तेमाल या डिक्लेरेशन हो सकता है, नंबर 1। ठीक है, दूसरी चीज, मान लीजिए कोई एक डिक्लेरेशन कर चुका है प्रेसिडेंट ने कोई डिक्लेरेशन किया हुआ है, प्रेसिडेंट ने कोई डिक्लेरेशन इमरजेंसी का किया हुआ है। मॉर्निंग शारदा। तो प्रेसिडेंट का कोई भी डिक्लेरेशन, प्रेसिडेंट का किया हुआ कोई भी डिक्लेरेशन उसको अगले डिक्लेरेशन से नहीं रोक सकता। यानी प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि चूंकि अपना एक पर्टिकुलर एरिया में XYZ डिक्लेरेशन है तो आप दूसरा डिक्लेरेशन नहीं निकाल सकते। ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। कितने दिन भी पहले, इसकी कोई कोई लिमिट नहीं है शालिनी। इमिनेंट डेंजर, जब भी लगे खतरे का आभास है, तो खतरे का आभास 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले भी हो सकता है। ठीक है, पर सेफगार्ड क्या है शालिनी? सेफगार्ड ये है कि अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में अब स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव कराना पड़ता है, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो आप समझ रहे हैं शालिनी कि अगर प्रेसिडेंट इसका मिसयूज कर लें, और अच्छा इसके साथ साथ क्या जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या नेशनल इमरजेंसी पे मैलाफाइड ग्राउंड्स पे जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है यानी नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जुडिशियल रिव्यू हर चीज पे है, लगभग काम की हर चीज पे जुडिशियल रिव्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू अगर मैलाफाइड ग्राउंड्स पे, अब गलत तो है ही है भाई। इन जुडिशरी मतलब तुरंत इमीडिएटली रिटायर होने के बाद राज्यसभा में जाना, ये कोई बड़ा अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर 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 ये सब कुछ सही होता पीयूष, खुद जरा सोचो, अगर ये सब कुछ सही होता, कोई दिक्कत वाली बात ना होती,
तो पूरे फेसबुक में या पूरे सोशल मीडिया में इतना बवाल क्यों होता? हेलो शुभंकर, गुड मॉर्निंग। कुछ तो गलत है, तभी तो सब लोग इतना लिख रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही है। कूलिंग पीरियड देना था बिल्कुल। हाँ, यस, इट्स अनएथिकल, इट इज हर चीज भारत में सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे टिकी हुई है। भारत का पूरा लोकतंत्र इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे टिका हुआ है। वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे ही अपने आप में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अगर चीफ जस्टिस रिटायर। भाई पी सत्शिवम को जो है गवर्नर बना दिया गया, उस पर भी बवाल हुआ था, तो इस पे तो है ही सही। खैर, दैट इज नॉट आवर टॉपिक और नोबडी विल आस्क एनी क्वेश्चन, बट हाँ, इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिफॉर्म्स पे अब आपको नजर रखनी पड़ेगी, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इमरजेंसी में ये जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है, मैं बता रहा हूं मुकेश। बेसिकली जब भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं तो क्या होता है? अब क्या प्रोसीजर है करेंटली? प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है, ठीक है? कैबिनेट, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो छोटी बॉडी, यानी वो सिर्फ वो मिनिस्टर जिनको कैबिनेट रैंक मिली हुई है, कैबिनेट जब रिटर्न में देगी कि इमरजेंसी लगाओ, सबसेट है। जब कैबिनेट रिटर्न में देगी कि इमरजेंसी लगाओ, तो वो रिटर्न रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दी जाएगी। प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी को किया डिक्लेयर, ठीक? अब तुरंत इसको लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे, यानी वहां पे लाया जाता है और दोनों को, सदनों को, ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से बस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो अब कोई रोक टोक नहीं है, नहीं। लोकसभा राज्यसभा दोनों को स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव नहीं किया तो भले ही प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन कर दी हो इमरजेंसी की, इमरजेंसी लागू नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई मुकेश? ओके। लेकिन अब इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? भाई जिसकी सरकार है, अगर उसके पास मेजॉरिटी है, जिसकी सरकार है उसके पास मेजॉरिटी है, तो लोकसभा में व्हिप जारी करके वो पास तो करा ही लेंगे। लोकसभा में व्हिप जारी करके वो पास करा लेंगे। जस्ट बिकॉज उनकी सरकार है तो उनके पास डेफिनेटली आंकड़े होंगे, मेजॉरिटी होगी। तो लोकसभा में तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं मिलेंगे। लेकिन यहीं पे राज्यसभा का महत्व आता है, यहीं पे राज्यसभा का महत्व आता है। दिस इज वेयर राज्यसभा कम्स इनटू पिक्चर एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज नोन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फेडरलिज्म। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फेडरलिज्म। हियर राज्यसभा इज द अथॉरिटी जो हेस्टी लेजिस्लेशन या ऐसे खराब चीजों को रोक सकती है। तो मान लो गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई जा रही है, जस्ट बिकॉज की सरकार के पास ब्रूट मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो राज्यसभा उसको डिसअप्रूव करके रोक सकती है। लेकिन अब मान लो कि राज्यसभा में भी सरकार के पास बहुमत है, तब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तब तो कुछ नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ता है। अब एक छोटी सी बात, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये जो अब मैं स्पेशल मेजॉरिटी बोल रहा हूं, ये जो मैं अब स्पेशल मेजॉरिटी बोल रहा हूं, ये 44th अमेंडमेंट से पहले इट वाज जस्ट सिंपल मेजॉरिटी। इट वाज जस्ट सिंपल मेजॉरिटी। क्या बोला मैंने? 44th अमेंडमेंट से इट वाज जस्ट सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है? अब सिंपल मेजॉरिटी तो कितनी आसान है प्रूफ करना, सिंपल मेजॉरिटी तो कितनी आसान है प्रूफ करना, सिंपल मेजॉरिटी कितनी आसान है प्रूफ करना। आई बात समझ में? ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बेसिकली कहने का सिर्फ मतलब ये है कि पहले सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा अप्रूव करते थे, अब स्पेशल मेजॉरिटी हो गया, ठीक। दूसरा एक और चीज आया है, एक और पॉइंट बता दूं फिर मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। पहले इस अप्रूवल का जो टाइम स्पैन था वो 2 मंथ्स था, कि एक बार प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया तो 2 महीने के अंदर अप्रूव कर दिया जाए, 2 महीने के अंदर अप्रूव कर दिया जाए। अब उस टाइम पीरियड को डिक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 1 मंथ। अब 1 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा।
1 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी चैप्टर कब पढ़ाएंगे? पढ़ा देंगे इमरान, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कल पढ़ा देते हैं, डीपीएसपी कल पढ़ा देते हैं, लाइक यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑर्डिनेंस पास करके हो सकता लगाओ सर इमरजेंसी ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस इज फॉर द सेक ऑफ लॉ, मतलब आप ऑर्डिनेंस को समझते नहीं है अर्जुन। ऑर्डिनेंस कल सुबह पढ़ा देंगे 10-11 बजे, चलेगा? एक क्लास 11 बजे रख देंगे कल डीपीएसपी पे, एक क्लास 11 बजे कल रख देते हैं डीपीएसपी पे, ठीक है। हो गया है, फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सिलेबस कवर होगा, यस, ठीक है ओके। तो कितने बजे रख दिया जाए खुशबू? ऑर्डिनेंस का बेसिक मतलब नहीं समझा आपने। ऑर्डिनेंस इज काइंड ऑफ एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है लॉ बनाने का। तो अर्जुन बताओ मुझे कि क्या इमरजेंसी में कोई कानून बन रहा है 11 बजे? अच्छा, इमरजेंसी में कोई कानून नहीं बन रहा है। इमरजेंसी तो एक स्पेशल प्रोविजन है। अब चूंकि उस स्पेशल प्रोविजन में सारा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, फेडरल मॉडल यूनिटरी में बदल जाता है, इतनी सारी स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, केंद्र सरकार पूरे देश की राज्य की सरकारों को डायरेक्टिव दे सकती है, इतना सब कुछ अलग हो जाता है, इतना सब कुछ अलग हो जाता है कि अप्रूवल लेना कंपलसरी कर दिया कि भाई जब तक लोकसभा का मतलब क्या हुआ? भारत की जनता, लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि हैं, यानी लोकसभा का अप्रूवल यानी देश का अप्रूवल। इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट दीपक ये रोल कर सकता है कि सुप्रीम को अगर गलत ग्राउंड्स पे, लेट से जैसे इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी 1975 वाली जो लगी थी, उस पे कई बार कहा जाता है ना कि गलत लगाई गई थी, मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं थी, इंटरनल डिस्टरबेंस अपने आप में एक खराब शब्द था, वो कुछ ऐसा नहीं था जिसका क्लियर कट डिमार्केशन हो सके। तो आज अगर गलत तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगाए तो कोई भी रिट दायर कर सकता है और कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके उस इमरजेंसी को वापस रिवर्ट कर सकती है कि नहीं, मेलाफाइड ग्राउंड पे आपने जबरदस्ती, जस्ट बिकॉज आपको जो मनमर्जी है वो करना है इसलिए आपने किया है। तो कहने का मतलब जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके, बताया तो क्लास के शुरुआत में पीयूष कि जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, देश की इंटीग्रिटी यूनिटी खतरे में होती है, उसके लिए इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, ठीक है। इट इज जस्ट अ स्पेशल सर्कमस्टांस और कंडीशन, सिर्फ अप्रूवल के लिए लोकसभा, आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा जो अप्रूवल कर रहे हैं वो कोई कानून नहीं बना रहे हैं। इमरजेंसी एक स्पेशल सर्कमस्टांस है जिसमें केंद्र सरकार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलने वाले हैं, उसका जनता से अप्रूवल है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अप्रूवल है। आई बात समझ में? बिल्कुल मोहित, फंडामेंटल राइट में इमरजेंसी का इंपैक्ट पड़ता है जब भी एक्सटर्नल, अभी मैं बता देता हूं आपका, मोहित का ये आंसर बता दूं, सुनिएगा। यस यस यू आर राइट नवजू, मोहित का क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट पे इमरजेंसी का इंपैक्ट पड़ता है, ये आने ही वाला था बट आपने डाउट पूछ लिया, मैं बता देता हूं। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इमरजेंसी, खासकर नेशनल इमरजेंसी, दो तरह की, जबरदस्ती का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, एक है एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक होता है इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। तो जब भी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगती है, जब भी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगती है तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। और जब भी, हेलो अनुराग, आर्म्ड, ये जो रेबिलियन, जो थर्ड नया वर्ड जोड़ा गया, आर्म्ड रेबिलियन के उस पे लगती है इमरजेंसी तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, राइट। तो अब मोहित, जब भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, जब भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, जब भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है। आर्टिकल 19, कितनी फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल 19 में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स आर देयर? 6। आर्टिकल 19 में दी गई 6 फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं, ठीक है। और ये सब कुछ होता है कौन से आर्टिकल के चलते?
आर्टिकल 358 के चलते, अंडर आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 की दी हुई 6 फ्रीडम्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड। ठीक है मोहित। दूसरा 359 के चलते प्रेसिडेंट बाकी किसी भी फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट को टेम्परेरीली सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21, एक्सेप्ट 20 एंड 21। ठीक है इमरजेंसी ये मतलब कर्फ्यू तो किसी भी जगह पे यार जहां पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब हो कर सकते हैं। क्लियर। लास्ट पॉइंट मैं ये कह रहा हूं खुशबू कि देखो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि जब भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, क्या है एक्सटर्नल इमरजेंसी? व्हेन द ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज ओनली वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, व्हेन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी इज वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, तो फंडामेंटल राइट नंबर 19 आर्टिकल 19 वाला फंडामेंटल राइट जिसमें 6 तरह की फ्रीडम्स मिलती हैं वो ऑटोमेटिकली 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 सस्पेंड हो जाती है। ठीक है ओके आपको बात समझ आ गई। और दूसरी चीज खुशबू, ये सब कुछ जो ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है 6 फ्रीडम्स का अंडर आर्टिकल 19, ये होता है 358 के चलते, ये होता है 358 के चलते। 359 के चलते प्रेसिडेंट अदर देन आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स को भी एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं अदर देन 19 को। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद एक नया प्रोविजन ला दिया गया था, 20 और 21 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हुई। क्लियर खुशबू? नहीं बिल्कुल नहीं, वो कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं, हमारे यहां इसके लिए कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती। ठीक है थैंक यू सर, ओके नो प्रॉब्लम। अपवाद, अपवाद है ना ये लिखा तो आर्टिकल 20 और 21 इमरान, आर्टिकल 20 और 21 जो है वो अपवाद है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। और ये अपवाद भी 44वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। ठीक है ओके ऋषभ बिल्कुल बाय टेक केयर सर। अगर स्टेट का बिल्कुल लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है प्रखर, आर्टिकल 365 के चलते यही होता है। ठीक है आर्टिकल 365 के चलते यही होता है कि अगर स्टेट ने कहा है, केंद्र ने कहा है, अभी आएंगे हम स्टेट में उसमें भी आएंगे। यस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेट मी फिनिश इस तरह से क्वेश्चन, बात वही सारी चीजें हैं। करंट अफेयर्स बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, मिस्टर यशोवर्धन मिश्रा पढ़ा रहे हैं, आप उनकी क्लास देख लीजिएगा। ठीक है ओके चलिए आगे आ जाते हैं। तो अब खास बात यह है, खास बात यह है कि सबसे पहली चीज, ओके 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 अब मिस्टर अमन शर्मा पढ़ा रहे हैं, ओके बाय रजत सी यू। अब खास बात यह है, अब खास बात यह है कि सबसे पहली बात एक बहुत बड़ा अंतर यह आया है हेलो तुषार, हेलो अंजू, गुड मॉर्निंग। पहले एक बार नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम होती थी, पहले नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम होती थी तो एक साथ ऑटोमेटिकली कंप्लीट कंट्री पे लग जाती थी, एक साथ ऑटोमेटिकली कंप्लीट कंट्री पे लग जाती थी। ठीक है कंप्लीट कंट्री पे। अब क्या किया है, 42वें संविधान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक नया प्रोविजन ला दिया कि इमरजेंसी को कंप्लीटली पूरे देश में लगाना ऐसा कंपलसरी नहीं है, किसी पर्टिकुलर 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 रीजन में भी लगाया जा सकता है। बाय पीयूष, पर्टिकुलर रीजन में भी लगाया जा सकता है। ठीक है कंप्लीट कंट्री में लगाना कंपलसरी नहीं है, पर्टिकुलर रीजन में भी लगाया जा सकता है। ठीक है जी आई बात समझ में? तो ये अपने आप में एक अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है तो अब ओवरऑल क्या कहानी है समझिएगा, अब ओवरऑल क्या कहानी है कि पहले ये कंपैरेटिव चार्ट समझ लीजिए कि पहले बिना कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन पे लग जाती थी, पहले कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं थी। अब इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन की जरूरत है।
पहले 2 महीने का टाइम था लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूव करने का, अब वो टाइम घटा के 1 महीने कर दिया गया है। पहले सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव हो जाती थी नेशनल इमरजेंसी, अब स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करना पड़ता है। पहले 20 और 21 को सस्पेंड किया जा सकता था 359 के चलते, अब 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? पहले एक बार इमरजेंसी लग गई तो कंप्लीट कंट्री पे लग जाती थी, पूरे देश में, अब पार्शियल यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में भी इमरजेंसी को एनफोर्स किया जा सकता है। कस्टमाइज्ड ऑर्डर राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, जुडिशियल रिव्यू भी पहले नहीं था, अब जुडिशियल रिव्यू भी, मिनर्वा मिल्स के बाद जुडिशियल रिव्यू, इट इज अंडर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी सरकार अगर मालाफाइड ग्राउंड्स पे गलत इंटेंशन के साथ इमरजेंसी को एनफोर्स करती है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये अब इसकी रिवोकेशन की खास बात यह है कि ये तो लगाने वाली बातें हो गई, ये तो लगाने वाली बातें हो गई। एक नया सेफगार्ड जो लाया गया 44वें संविधान, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, एक नया संविधान जो लाया गया, एक नया जो प्रोविजन लाया गया संविधान संशोधन करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, वो क्या था कि अब जब 1/10 की रिटर्न रिकमेंडेशन आ जाए, 1/10 की रिटर्न रिकमेंडेशन आ जाए किसकी? सांसदों की, तो 14 डेज के अंदर, 14 डेज के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा। 14 डेज के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा। 14 डेज के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल है, टेलीग्राम चैनल मैं बता दूंगा एंड में। इफ प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन किसी स्टेट में लगाने वाला हो और उस स्टेट में जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट में पिटीशन डाल दिया हो, तो क्या उसके रिजल्ट आते तक प्रोक्लेमेशन? बिल्कुल बिल्कुल होगा, जब तक, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक तो होगा ही। फैसला हो चुका है उसके बाद ही तो चीजें शुरू होंगी। ठीक है, क्लियर? तब तक तो रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इस पे पहले लेट मी फिनिश इट, देन आई विल आंसर एवरीबडी। तो 1/10 अगर सांसद रिटर्न में दे दें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, 1/10 अगर रिटर्न में दे दें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे और 14 डेज के अंदर बुलाएंगे। और आपको पता है कि इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए खास बात क्या है? रिवोक करने का प्रोविजन पहले नहीं था, रिवोक करने का प्रोविजन 44वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया है। ठीक है, तो अब सिंपल मेजोरिटी से अगर लोकसभा, अच्छा खास बात और दूसरी खास बात, अप्रूवल, नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल दोनों सदनों को करना पड़ता है, जबकि रिवोकेशन ओनली इन लोकसभा। बिल्कुल सही अश्विन, ठीक है, यू आर एग्जैक्टली करेक्ट। आई बात समझ में? तो अगर नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू करना है तो, नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू करना है तो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों को, और अगर रिवोक करना है तो सिंपल मेजोरिटी से केवल और केवल लोकसभा को। ठीक है, तो अब मैं आपको डाउट पूछने का, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इससे पहले कोई भी डाउट हो तो पूछिए, जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। 358, 359, 358 की कहानी सिर्फ इतनी सी है, मैं बता देता हूं अनुराग। 358, 359 प्रोविजन लग जाएगा जब तक जुडिशियल, हाँ बिल्कुल, सरकार बहाल करेगी फिर उसको। मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तुषार, ठीक है यार, एक चीज समझो तुषार, अल्टीमेटली केंद्र सरकार पावरफुल तो है ही ना, अल्टीमेटली केंद्र सरकार पावरफुल तो है ही, तो उन्होंने अगर लगा दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को क्वैश करके राज्य की सरकार को बहाल करेगी। तो एमपी के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो तो सही कह रहे हो, तो अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक ऑप्शन बचता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब वापस बहाल करेगी सरकार को तभी। क्लियर तुषार?
मैं समझ गया था, क्योंकि अब इनके पास ऑप्शन ये बचा है, अब ऑप्शन सिर्फ इतना सा बचा है, सिर्फ एक्सटर्नल के लिए है अश्विन, बिल्कुल सही। 358 सिर्फ एक्सटर्नल। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम प्रेम, कैसे हो आप, हाउ आर यू। सिर्फ 358 सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के लिए है, सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के लिए है। एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, इसके बेसिस पे अगर इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, तो यहां पे इसके बेसिस पे आर्टिकल 19 में दिए हुए 6 फ्रीडम्स सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, 359 ओवरऑल है, 359 ओवरऑल है, इंटरनल के लिए नहीं है, 359 तीनों के लिए है। बस 359 में किसी भी फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट को कस्टमाइज्ड तरीके से प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ अंतर क्या है कि 20 और 21 को छोड़ के। यूपीएससी इनसाइट्स, यूपीएससी इनसाइट्स, ठीक है, 2 मंथ वाला मैं बता देता हूं सर, मेरा तो एक मॉडर्न हिस्ट्री मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, तुम्हारा इतना बड़ा सपना नहीं है यार, मैं पूरा कर दूंगा। मोस्ट वेलकम आपको 9455 ठीक है, बता देता हूं खुशबू, आप सुनिएगा ध्यान से। टाइमलाइन ये है कि पहले 2 महीने टाइम था, देखो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी, तो 2 महीने के अंदर लोकसभा को और राज्यसभा को स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको घटा के 1 महीना कर दिया गया है, 1 महीना, 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, ये सीधी सी बात है। अब इसमें भी क्या होता है, इसके आगे भी समझ लो आप खुशबू। मान लो इस 30 दिन के अंदर अप्रूव करना था, 30 दिन के अंदर अप्रूव करना था, और इस अप्रूव करने से पहले, इस अप्रूवल से पहले लोकसभा हो गई डिसॉल्व, इस अप्रूवल से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा, या लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया, तो क्या होगा, तो जब तक लोकसभा वापस नहीं आती इलेक्ट होके, तब तक पहले तो राज्यसभा अप्रूव कर दे, यानी मीनवाइल राज्यसभा अप्रूव कर दे, मीनवाइल राज्यसभा अप्रूव कर दे, और लोकसभा आते ही रीअसेंबली के बाद, रीअसेंबली के विद इन 30 डेज लोकसभा आते ही अप्रूव कर दे, ठीक है। अप्रूव करने के बाद लोकसभा डिसॉल्व इसलिए नहीं होगी प्रखर कि अप्रूव्ड है अगर इमरजेंसी, तो लोकसभा के टेन्योर को ये एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल, लोकसभा के कार्यकाल को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्यकाल को एक्सटेंड करने की भी पावर होती है अल्टीमेटली इमरजेंसी। अब चूंकि घोषित नहीं हुई, राइट, करेक्ट प्रखर, समझ में आ गया। 1 साल राज्यसभा लोकसभा ने एक्सटेंड कर दिया, तो 1 साल एक्सटेंड कर देंगे वो। 16.2 में राइट साइड में कहां से शुरू होता है सेकंड पैरा, बताइए, मैं आपको समझाता हूं। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज, ये वाला, if approved by both houses of the parliament, the emergency continues for 6 months, ठीक है। शुभम, सोशल सिक्योरिटी को, सोशल सिक्योरिटी, अच्छा ये ईपीएफओ के लिए पूछ रहे हो क्या, थैंक यू पीयूष टेक केयर, ठीक है। मैं पहले पहले इनको बता दूं, एक एक करके डाउट बता देता हूं। प्रखर ने जो पूछा है, अब देखो ये जो नेशनल इमरजेंसी का टॉपअप होता है प्रखर, ये 6-6 महीने का होता है, यानी स्पेशल मेजॉरिटी से एक बार अप्रूव हुआ 6 महीने चलेगा, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने अप्रूव करके इनफाइनाइट टाइम तक तुम नेशनल इमरजेंसी सरकार चला सकती है, ठीक है जी, इनफाइनाइट टाइम तक, 6-6 महीने का, ओके। यही चीज स्टेट इमरजेंसी में 6-6 महीने का मैक्सिमम कितना है, बाय सुप्रमजीत मौर्य, मैक्सिमम कितना है, 3 इयर्स, 3 इयर्स,
ठीक है, 3 इयर्स। उसमें भी स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए 2 स्पेशल कंडीशंस लगती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ज्यादा बढ़ाने के लिए 2 स्पेशल कंडीशंस लगती हैं, कौन कौन सी? नंबर 1, अच्छा मैं बता रहा हूं, and can be, however, if the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving the further continuation of emergency, then proclamation survives until 30 दिन from the, वही तो लिखा है देखो, if the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving further continuance of emergency, then, अब देखो ये इनके ऊपर है प्रखर, इनके ऊपर है, इमरजेंसी लग गई है, इसका ऑटोमेटिक मतलब नहीं होता कि इसके कार्यकाल को एक्सटेंड कर देंगे। इमरजेंसी लग गई और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, इमरजेंसी लगी और उसको 1 साल एक्सटेंड नहीं किया, लोकसभा नॉर्मली डिसॉल्व हो गई, तो नई लोकसभा जो चुन के आएगी उसको आते ही 30 दिन के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। आई बस में, तो या तो प्रखर, या तो लोकसभा अपना टेन्योर का एक्सटेंशन कर ले, या तो लोकसभा अपने टेन्योर का 1 साल एक्सटेंशन कर ले, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिसॉल्व हो गई, ये क्या कह रहे हैं, अगर डिसॉल्व हो गई तो, अगर डिसॉल्व हो गई तो वापस नई लोकसभा को आते ही 30 दिन के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन का भी प्रावधान है, लेकिन अगर नहीं किया तब, यानी सरकार नए इलेक्शन के लिए गई तब, ऐसा पीरियड में डिसॉल्व करने का मतलब नहीं है वैसे। यस 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 सर, मीनवाइल लोकसभा डिसॉल्व होने के 1 मिनट, राज्यसभा को अप्रूव करना ही होगा। यस, अगर राज्यसभा ने श्रुति अप्रूव नहीं किया तो इमरजेंसी गई, राज्यसभा को तो अप्रूव तुरंत करना ही पड़ेगा, या लोकसभा असेंबली और अप्रूवल के बाद भी राज्यसभा के पास जा सकता है? नहीं नहीं, राज्यसभा को तो अप्रूव तुरंत करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा ने, मान लो किसी भी सर्कमस्टांस में लोकसभा डिसॉल्व हो गई और मीनवाइल राज्यसभा ने अप्रूव नहीं किया है, तो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन गया काम से। हेलो सूरज, क्लियर है यहां तक? और कोई डाउट? ओनली आर्टिकल 19 में दी गई 6 फ्रीडम्स, ओनली आर्टिकल 19 में दी गई 6 फ्रीडम्स। ठीक है, ओके आगे चलते हैं अब इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी में। तो थम्स अप क्लिक कर दे भाई, कितने लोग लाइव हैं? मोस्ट वेलकम अश्विन, सभी लोग फटाफट थम्स अप क्लिक कर दें। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये अक्सर लोगों को डाउट होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, सबसे पहली बात कि मेनली क्या इफेक्ट हो रहा है? सेंटर स्टेट रिलेशन। थैंक यू श्रुति। सबसे पहली बात क्या इफेक्ट हो रहा है? सेंटर स्टेट रिलेशन। वेरी हैप्पी श्रुति। उज्ज्वला, नो प्रॉब्लम उज्ज्वला, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके ओके, क्लास भी हार्डली 5 मिनट और चलेगी सर। इट इज कंपल्सरी टू रिमेंबर ऑल द आर्टिकल्स फॉर एग्जाम, नो नॉट ऑल द आर्टिकल्स, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस अफेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट आता है ये देखते हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं हमेशा। पुराने जमाने में टीवी होती थी। हाय मेघना, नेहा आपका क्या क्वेश्चन है सर? प्लस पे टेस्ट सीरीज का कैसे पता चलेगा? प्लस पे आपका जो अकाउंट है उसमें रिफ्लेक्ट करता है, उसमें अंदर आप जाओगे टेस्ट तो क्लियर कट दिख जाएगा, पोर्टल पे सामने ही दिखता है। ठीक है, पोर्टल पे सामने ही दिखता है, आपको आपको उसमें दिख जाएगा। एनरोल करना पड़ेगा बस।
और एनरोल करना पड़ता है नेहा उसमें, जस्ट गो टू द टेस्ट सीरीज, जैसे जैसे कोर्सेज का दिखता है वैसे टेस्ट का दिखता है, वहां जाके एनरोल कर लीजिए, दैट्स ऑल। हाँ आई थिंक फ्री टेस्ट हैं कुछ, उससे कर सकते हैं, फ्री हैं तो बिल्कुल ही कर ही सकते हैं, फ्री हैं ही इसीलिए, ठीक है। तो एक ये टॉपिक फटाफट सुन लीजिए, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। ब्राउज वाले सेक्शन में नेहा मुकेश बता रहे हैं, ब्राउज वाले सेक्शन में जाके आप देखिए और टेस्ट को जाके एनरोल कर लीजिए। पुराने समय में जो टीवी होती थी, टेलीविजन सेट्स, उसमें क्या होता था, टीवी पे ही बटन होती थी, यहां से पावर बटन, यहां से चैनल का बटन, यहां से वॉल्यूम का बटन होता था कि नहीं, पुराने समय में जो टीवी होती थी। तो अब नए जमाने में क्या आ गया, रिमोट आ गया, नए जमाने में क्या आ गया, रिमोट आ गया। मैं इसी एग्जांपल से समझाता हूं एग्जीक्यूटिव पे इफेक्ट। एग्जीक्यूटिव मतलब स्टेट के एग्जीक्यूटिव पे इफेक्ट। ओके मेघना, यू डोंट नो हिंदी, ओके फाइन। So I am teaching the impact of national emergency on the center state relations, and that too specifically on the executive, ठीक है। Obviously which executive, state government, okay, obviously which executive, state government. So I am taking the example of old television sets in which the buttons were there in the television itself, but nowadays we use remote, okay. So when remote is there, when the remote is there, that does not mean, that does not mean that buttons are absent from the television. They are always there. If the remote is not working, you always have a choice to use the buttons that is there on the television itself, right? Now what happens is, when the national emergency is proclaimed, when the national emergency is proclaimed, the remote control goes to the center. यू कैन अंडरस्टैंड, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि रिमोट कंट्रोल केंद्र सरकार के पास चला जाता है, यानी राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल स्टे, दे आर नॉट सस्पेंडेड, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, बट द रिमोट कंट्रोल इज विद द रिमोट कंट्रोल इज विद द सेंटर, द सेंटर इज गोइंग टू कंट्रोल इट। टीवी पर लॉक आ गया, बिल्कुल सही अर्जुन, टीवी पे चाइल्ड लॉक आ गया। अब अभी क्या है कि वही प्रदेश के लोग सरकार चलाएंगे जो पहले चला रहे थे। मॉर्निंग स्मृति, वही प्रदेश के लोग सरकार चलाएंगे जो पहले चला रहे थे, लेकिन रिमोट केंद्र के पास है, तो केंद्र सरकार जो आदेश देगी उस हिसाब से राज्य की सरकार चलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे तो कि क्या राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है, डज इट गो अवे, नो, राज्य की सरकार बर्खास्त नहीं होती, वो बिल्कुल वैसी ही रहती है, लेकिन किसके कंट्रोल में रहती है, केंद्र सरकार के, सेंटर के। आ गई बात समझ में। सिमिलरली, सिमिलर कहानी पार्लियामेंट की है। क्या है कहानी, पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स आ जाती हैं, यानी पार्लियामेंट अब, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम मेघना, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं हुआ है, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं हुआ है, बस अब क्या हो गया है कि पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है, पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। और सिमिलरली फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इंपैक्ट, कि भाई देश में इमरजेंसी लगी है तो डेफिनेटली लेट से वॉर हो रहा है, तो उस पर खर्चा तो आएगा ही ना, हजारों करोड़ खर्चा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 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 केंद्र सरकार राज्यों की सरकार को वो सभी स्टेप्स उठाने के लिए आदेश दे सकती है जिससे पैसा बचे, जिससे पैसा बचे। अब मान लो मनरेगा की फंडिंग कम कर दिया, ठीक, बोल दिया सभी लोगों की सैलरी 20-20% घटा दो, ऐसे कुछ इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो हमने आज नेशनल इमरजेंसी हमने खत्म कर ली है, अगली क्लास में हम स्टेट ये इमरजेंसी चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, कल सुबह, कल इमरजेंसी चैप्टर खत्म करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ, यस, ठीक है। अभी कुछ लोगों के डाउट्स हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ, एक मिनट, ये पूछा है शुभम ने, प्लीज डू गाइड अस ऑन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, लाइक वी विच बुक इज टू बी रेड, सोशल सिक्योरिटी या सोसाइटी एंड सिक्योरिटी,
ओके प्रखर, मैं बता देता हूं पॉइंट नंबर 2 और 3, बिल्कुल बता देता हूं। मोस्ट वेलकम प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोशल सिक्योरिटी, ओके ओके ओके, आई विल हैव टू सी शुभम, बिकॉज ईपीएफओ तो मैं बहुत दिन से देखा भी नहीं हूँ, स्टूडेंट्स के कारण। राम आहूजा की बुक्स हैं, आई विल हैव टू सी एंड आई विल गेट टू नो दिस। आई थिंक आर गुप्ता जो पब्लिकेशन है उसकी बुक्स आती हैं, आर गुप्ता पब्लिकेशन जो है उसकी बुक्स आती हैं शुभम। एक बार आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। आर गुप्ता पब्लिकेशन एक करके आता है जिसकी बुक्स आती हैं, उसको आप एक बार देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड देयर आर, थैंक यू शुभंकर। लेबर लॉज के लिए तो क्लियर कट आर गुप्ता की आती है जयप्रकाश, लेबर लॉज के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं। आप फ्लिपकार्ट उस पे अमेजोन पे देखोगे, फ्लिपकार्ट पे तो आपको मिल जाएंगी। लेबर लॉ ईपीएफओ एग्जाम सर्च करोगे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। थैंक यू शुभंकर। सो देयर आर वंडरफुल वंडरफुल बैचेस कमिंग अप इन विच आई विल बी टीचिंग पॉलिटी, हिस्ट्री एंड सुदर्शन विल बी टीचिंग geography. And if you are not still part of Unacademy Plus, you can join in and you can use code snehil10 for the same and you'll get some extra discount, ठीक है। थैंक यू। और प्रखर, थैंक यू सो मच श्रुति, माय प्लेजर। प्रखर, you have doubt 16.7 point number 2 and 3। एक्चुअली माई बुक वर्जन इज डिफरेंट, तो मुझे बताइए एग्जैक्टली हेडिंग और पैराग्राफ नंबर। प्रखर, हेडिंग और पैराग्राफ नंबर बताइए तो मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग और पैराग्राफ नंबर बताइए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, अच्छा प्रेसिडेंशियल रूल, ओके ओके ओके। इसका पॉइंट नंबर 2 and 3, he can declare that the power of the state legislature are to be exercised by the parliament, consequence of president rule। हाँ, तो यहां पे क्या होता है प्रखर कि जब स्टेट की इमरजेंसी लगती है तो रिमोट कंट्रोल केंद्र के पास नहीं जाता, तो जाता ही है, मतलब रिमोट कंट्रोल क्या, पूरा टेलीविजन सेट ही केंद्र के पास चला जाता है। मतलब प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो स्टेट की सरकार और स्टेट की असेंबली सस्पेंड हो जाती है, और जब स्टेट की असेंबली सस्पेंड हो जाएगी तो उसको कौन बनाएगा नियम कानून, पार्लियामेंट। तो ही कैन डिक्लेयर, प्रेसिडेंट इमरजेंसी इंपोज करता है तो नाम के लिए ही सही, ही कैन डिक्लेयर की पावर स्टेट लेजिस्लेचर की किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास। ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनी बॉडी, और सारा पावर उनके पास चला गया। ऐसा समझ लो कि स्टेट, प्रखर इसका सीधा साधा मतलब यह है कि स्टेट की ना ही सरकार रह गई ना ही विधानसभा रह गई, सारी ताकत किसके पास गई, केंद्र के पास। तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। क्लियर हो गया प्रखर। स्टेट की असेंबली भी डिसॉल्व हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, और स्टेट की गवर्नमेंट भी चली जाती है, जबकि नेशनल इमरजेंसी में दोनों ही सस्पेंड नहीं होते, दोनों ही कॉन्करेंटली काम कर रहे होते हैं केंद्र के आदेश के अनुसार, ठीक है। प्रखर क्लियर हो गया आपको? थैंक यू अश्विन, बाय, टेक केयर। द पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन द प्रेसिडेंट, आई थिंक प्रखर कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ये मुझे पढ़ाना ही है, तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कल साथ में आएगा ये, क्योंकि क्लास का टाइम, आई हैव अदर क्लासेस एज वेल। कल मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं समझ गया, आप पहले बता दिए होते तो वही बता दिया होता। सो मैं कल आपको इसको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। कल आई विल बी कंप्लीटिंग दिस अराउंड 10-11 ही मेरी क्लास होगी, आप कल ज्वाइन इन करना, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके, अच्छा अच्छा, मैं पहले नहीं समझ पाया था मुकेश, कल मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।